मेरी जो रकम तुम पर उधार है उसे किसी और तरीके से चुकाने का क्या ख्याल है? तुम आखिर करना क्या चाहती हो? ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने इमरजेंसी के लिए अपनी माँ को 800 युआन भेजने की कोशिश की, लेकिन गलती से वो पैसे मेरी डेमन बॉस के अकाउंट में चले गए। इतना ही नहीं, मैंने उन्हें मेरी बूढ़ी जान कहकर भी मैसेज कर दिया, जैसे खुद अपनी मौत को बुला रहा हूं। मुझे लगा अब तो मेरी नौकरी गई, लेकिन तभी मेरे फोन पर 8000 युआन ट्रांसफर होने का नोटिफिकेशन आया। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरी डेमन बॉस ने मुझे नौकरी से निकालने के बजाय मुझे कमरे के एक कोने में दीवार से सटा दिया। फिर उनकी ठंडी लेकिन बेहद मटचौरा आवाज धीरे धीरे मेरे कानों में गूंजने लगी। क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी बूढ़ी जान नहीं हूं? असल में ये पूरी गलतफहमी इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी माँ और मेरी बॉस दोनों ने एक ही कमल वाले प्रोफाइल फोटो लगा रखे थे। उन दोनों में सिर्फ इतना फर्क था, एक फोटो पर लिखा था शांत जल की तरह स्थिर रहो और दूसरी पर लिखा था जिंदगी को मुस्कुरा कर जियो। फोन की स्क्रीन पर पड़े उस पेमेंट को देखते हुए मेरे मन में अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगीं। मैं सोच रहा था कि आखिर माँ अचानक इतनी दरियादिल कैसे हो गई। मैंने तो सिर्फ 800 युआन मांगे थे, लेकिन उन्होंने बिना सोचे 8000 भेज दिए। मुझे लगा शायद आखिरकार उनकी अंतरात्मा जाग गई है, लेकिन असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। कुछ देर पहले ही मैं अपने सहकर्मियों के साथ बैठकर कंपनी की पागलों जैसी ओवरटाइम पॉलिसी और बॉस की कंजूसी की जमकर बुराई कर रहा था, और ये सब खुद बॉस ने अपनी आंखों से सुन लिया था। हान शियाओयान ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस अपनी उंगली से मुझे इशारा किया, फिर सीधे ब्रेक रूम की तरफ चल दी। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पीछे पीछे चल पड़ा। क्या हुआ? अभी तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे थे, अब अचानक आवाज क्यों बंद हो गई? उनकी ठंडी आवाज, जिसमें हल्की सी शरारत घुली हुई थी, सीधे मेरे कानों में गूंज उठी। मेरा बेचारा चेहरा तुरंत लाल हो गया। हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब खड़े थे। मेरा दिमाग उसी पल पूरी तरह खाली हो गया। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। ट्राई करके देखना चाहोगे? क्या ट्राई करूं? ये पता लगाना कि तुम्हारी बूढ़ी जान वाकई बूढ़ी है भी या नहीं। मैं बिल्कुल चुप रहा। जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं ईल मछली की तरह उनकी बाह के नीचे से फिसलकर भाग निकला। अपनी सीट पर धम से बैठते ही मैं अब भी डर के मारे कांप रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ये इतने जलते हुए 8000 युआन मैं वापस कैसे करूं। लेकिन तब तक मैं 800 युआन शादी के गिफ्ट के तौर पर दे चुका था, 2000 युआन गेमिंग गियर पर खर्च कर चुका था, और जिस टैबलेट को मैं बहुत समय से खरीदना चाहता था वो भी ऑर्डर कर चुका था। मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा था। मैं इसी चिंता में डूबा हुआ था कि तभी मेरे बगल से मेरे सहकर्मी ली कियांग की आवाज आई। अरे वाह जियांग जी, सुना है तुम्हें बोनस मिला है, तो फिर सबको दावत नहीं दोगे? मैंने उसे चिढ़कर घूरा। ये आदमी हमेशा नए कर्मचारियों को परेशान करता था या फिर मैनेजमेंट की चापलूसी करता रहता था। जब भी किसी को बोनस मिलता, ये उसे सबको दावत देने के लिए मजबूर करता। क्योंकि इसकी मैनेजमेंट में अच्छी पहचान थी, इसलिए सब इससे नफरत तो करते थे लेकिन चुप रहते थे। लेकिन मैं इसे बिल्कुल सिर पर चढ़ाने वाला नहीं था। मैंने तुरंत जवाब दिया, ये मेरे पैसे हैं, मैं तुम्हें खाना क्यों खिलाऊं? वो फिर भी बेशर्मी से मुस्कुराता हुआ बोला, अरे बोनस मिलने पर सब लोग दावत देते ही है ना। हाँ, मैंने मेहनत करके ये बोनस कमाया है। मैं चाहूंगा तो अपने सहकर्मियों को दावत दूंगा, लेकिन तुम कभी उसमें शामिल नहीं होगे। तुमने आज तक कब किसी का फायदा उठाना छोड़ा है? ऊपर से खाने के बाद यही शिकायत करते हो कि जगह अच्छी नहीं थी। तुमने खुद आज तक किसे दावत दी है? अगर कोई तुम्हारी एक टॉफी भी खा ले तो तुम पूरे दिन हंगामा मचाते रहते हो। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। मुझे बोनस थोड़ी मिला है। अगर मुझे बोनस मिलता तो मैं आप सबको शहर के सबसे अच्छे होटल में खाना खिलाता। तुम्हारी शक्ल तो लौकी जैसी है, दिमाग पूरा दलिया बना हुआ है, बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है, दूसरों की मेहनत का क्रेडिट चुराते रहते हो। इतने कंजूस हो, कोई हुनर भी नहीं है, फिर भी बोनस चाहिए। किसी तरह मैंने ऑफिस खत्म होने तक खुद को संभाला रखा। पूरी दोपहर मैं जरूरत से ज्यादा सावधान रहा। मुझे डर था कि कहीं कॉरिडोर में, ब्रेक रूम में या किसी भी मोड़ पर हान शियाओयान से सामना ना हो जाए। हमारी कंपनी तो जूतों के डिब्बे जितनी छोटी थी। इतनी छोटी जगह में कभी न कभी हमारा सामना होना तय था। मैं पूरे समय एक भगौड़े की तरह छिपता फिर रहा था और आखिरकार पूरी तरह थक गया। जब मेरे फोन में शाम के 6 बजे, मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और कंधे पर टांग लिया। लेकिन जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ, किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मिस हान आपको अपने ऑफिस में बुला रही हैं। ये हान शियाओयान के असिस्टेंट चेन फंग थे। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। लगता है ये औरत सच में मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मैंने अपना बैग वापस कुर्सी पर रख दिया।
फिर एक लंबी सांस ली और हान शियाओयान के ऑफिस के बाहर खड़े होकर काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। मेरा पेट घबराहट से मरोड़ खा रहा था। मुझ में दरवाजा खोलने की जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। बस आगे होने वाले उस अजीब पल की कल्पना करते ही मेरे सिर की त्वचा तक सुन्न होने लगी। अंदर आ रहे हो या नहीं? उनकी ठंडी आवाज दरवाजे के उस पार से सुनाई दी, मानो किसी ने मेरी तनी हुई नसों पर पत्थर मार दिया हो। क्या मेरे दरवाजे के बाहर पहरा देने का इरादा है? मेरा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। मैंने दांत भींचे और आखिरकार दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंदर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा मैंने सोचा था। ना कोई पूछताछ, ना कोई मजाक, यहां तक कि उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान भी नहीं थी। कुछ भी नहीं। हान शियाओयान ने एक बार भी सिर नहीं उठाया। उनकी नजरें अब भी सामने रखे दस्तावेजों पर टिकी थीं। स्क्रीन की हल्की रोशनी उनके चेहरे की साइड प्रोफाइल पर पड़ रही थी। इस हिस्से के डेटा को दोबारा चेक करो। मुझे 2 सेकंड लगे ये समझने में कि वो मुझे काम दे रही थी। ठीक है। पूरे 20 मिनट तक उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतनी शांत, इतनी बेफिक्र। मुझे तो लगा था कि शायद उन्हें मुझ में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है। कम से कम मुझे यही लगा था कि उन्हें मैं पसंद हूं, वरना जब उन्हें पता था कि मैंने उन्हें किसी और समझ लिया था तो उन्होंने मुझे पैसे क्यों भेजे और वो सारी बातें क्यों कहीं जिन्होंने मेरा दिल तेजी से धड़कने पर मजबूर कर दिया। मैंने चुपके से उनकी खूबसूरती से तराशे हुए चेहरे की साइड प्रोफाइल की ओर देखा और मन ही मन बड़बड़ाया। अब समझ आया इनकी सेक्रेटरी बार बार क्यों बदलती रहती हैं और हर बार कोई हैंडसम लड़का ही क्यों होता है। हाँ, पूरी की पूरी प्ले गर्ल। क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने अभी क्या कहा? मैंने सुन लिया, पूरी की पूरी प्ले गर्ल। एक पल में पूरा माहौल जम सा गया। मैंने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ओह नहीं, ये मैंने जोर से कैसे बोल दिया। हान शियाओयान हल्का सा पीछे टिक गई। उन्होंने अपनी बाहें मोड़ लीं। उनकी गहरी काली आंखों में क्या चल रहा था इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन था। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। जिंदा बचने की मेरी प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी। मिस हान, आप में बिल्कुल वही आबा है जिसे इंटरनेट पर लोग अल्टीमेट हार्ट ब्रेकर कहते हैं। उनकी एक भौं बहुत हल्की सी हिली। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मेरे मुंह से बिजली की रफ्तार से शब्द निकलने लगे। आप जैसी महिला जो खूबसूरत भी है, अमीर भी है, बेहद बुद्धिमान भी है और इमोशनली भी बहुत मैच्योर है, जिसके शानदार 6 पैक एब्स हैं, जो बाहर से पूरी तरह प्रोफेशनल है और घर के कामों में भी माहिर है। बस एक ही कमी है, आप मुझसे प्यार नहीं करती। इसके अलावा आप हर मायने में परफेक्ट है। ये सब कहने के बाद मैंने जोर से सिर हिलाया और पूरी ईमानदारी से उनकी आंखों में देखने लगा। उम्मीद थी कि मेरी सच्चाई उन्हें छू जाएगी। अचानक कमरे का तनाव काफी हल्का हो गया। 6 पैक एब्स, तुमने उन्हें देखा है? मेरे कानों के सिरे तुरंत गर्म हो गए। वो हमेशा साफ सुथरे बिजनेस कपड़े पहनती थीं, जो उनके पूरे शरीर को ढक कर रखते थे। लेकिन जब एक रात हम देर तक काम कर रहे थे, उन्होंने अपना सूट जैकेट उतार दिया था और अंदर सिर्फ सिल्क का ब्लाउज रह गया था। जब वो कॉफी डालने के लिए खड़ी हुई, तब उनकी कमर की हल्की सी झलक दिखाई दी थी, जो पूरी तरह टोन्ड थी और ताकत से भरी हुई थी। मैंने उन्हें सामने से नहीं देखा है, मैंने ईमानदारी से स्वीकार किया। फिर हार ना मानते हुए धीरे से जोड़ा, लेकिन गर्मियों में जब आप शर्ट पहनती हैं तो आपकी बाहें साफ बता देती हैं कि आप रेगुलर वर्कआउट करती हैं। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक मेरे ऊपर एक परछाई छा गई। पता ही नहीं चला हान शियाओयान कब मेरे बिल्कुल पास आ गई थी। वो हल्का सा झुकी, उनकी उंगलियों से एक ठंडी सी हल्की खुशबू आ रही थी। उन्होंने धीरे से मेरे होंठों के किनारे को छुआ। वो आखिर करने क्या वाली थी? फिर वो सीधी खड़ी हो गई और आराम से एक टिश्यू निकाला। उससे अपनी उंगलियां पोंछने लगी। तुम्हारे मुंह से लार निकल रही थी। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। मुझे अपने दिल की धड़कन ढोल की तरह सुनाई दे रही थी। वो आराम से अपनी डेस्क के किनारे टिक गईं,
फिर अपनी उंगलियों से उस मुड़े हुए टिश्यू को सीधे डस्टबिन में उछाल दिया। तुम काफी ध्यान से देखते हो। और क्या क्या देखा है? मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। क्या? और क्या क्या देखा है? मेरे 6 पैक एब्स। क्या तुमने उन्हें अपने दिमाग में बार बार एनालाइज नहीं किया? चलो बताओ, तुम्हारा निष्कर्ष क्या निकला? इतनी आसानी से मेरे मन की बात पकड़ लेने पर मुझे शर्म भी आ रही थी और थोड़ी सी झुंझलाहट भी। मेरा निष्कर्ष ये है मिस हान, आप सिर्फ कंपनी चलाने में ही शानदार नहीं है, आप अपने शरीर को फिट रखने में भी उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। वो कुछ पल के लिए चुप रहीं। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। फिर उनकी आंखों में सचमुच की मुस्कान उभर आई। उसमें मजाक नहीं था, बल्कि एक हल्की सी तारीफ और सराहना छिपी हुई थी। ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, चलो। उन्होंने अपनी कार की चाबी उठा ली। उनकी आवाज फिर से पहले जैसी शांत और ठंडी हो गई, लेकिन इस बार उसमें बहुत हल्की सी नरमी भी थी। रास्ते में मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं अब भी थोड़ा खोया हुआ था, फिर भी उनके पीछे पीछे नीचे चला गया। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उनकी शानदार लग्जरी कार की फ्रंट पैसेंजर सीट पर बैठ गया। पूरी कार में उनकी वही खास ठंडी सी खुशबू फैली हुई थी। मैं चुपके चुपके ड्राइव करते हुए उनके चेहरे की साइड प्रोफाइल देखने लगा। बाहर की नियॉन लाइटें खिड़की के पार बहती हुई उनकी खूबसूरत जॉ लाइन पर फिसल रही थीं। मेरे दिल में बची हुई झेप और झुंझलाहट न जाने कब एक मीठे अविश्वसनीय एहसास में बदल गई। पूरे रास्ते उनका फोन लगातार बजता रहा। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा चुपचाप गिनता रहा। ये 6ठी कॉल थी। वो सच में बेहद व्यस्त इंसान थी। एक महिला सीईओ की रोजमर्रा की जिंदगी मतलब लग्जरी कार चलाते हुए दूर बैठे बैठे करोड़ों युवान के सौदों को संभालना। हाँ माँ, मुझे पता है। मैं कोशिश कर रही हूं। इस बार लूनर न्यू ईयर पर मैं जरूर किसी को घर लेकर आऊंगी। हान श्याओयान अपने ब्लूटूथ ईयरपीस में बोली। उनकी आवाज असामान्य रूप से धैर्य भरी थी, यहां तक कि थोड़ी प्यार से मनाने वाली भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं किसी को घर नहीं लाई तो आपकी बात मानकर अच्छी लड़की की तरह ब्लाइंड डेट पर चली जाऊंगी। अब खुश? हम लगभग पहुंच गए हैं, बाद में बात करती हूं। फोन कटते ही कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने चुपके से उनकी तरफ देखा। 100 करोड़ से भी ज्यादा की मालिक महिला बॉस को भी शादी के लिए दबाव झेलना पड़ता है। उन्होंने हल्की सी खुद पर हंसने वाली मुस्कान दी। उनका एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर टिका था। बाहर की रोशनी उनके चेहरे पर लगातार फिसल रही थी। मैं लगभग 30 साल की होने वाली हूं। मेरी मां की नजर में इसका मतलब है कि अब मेरी कोई कीमत नहीं रही। जब मैं स्कूल में थी तो वो ऐसे पहरा देती थीं जैसे टीनेज रोमांस कोई अपराध हो, लेकिन जैसे ही मैं ग्रेजुएट हुई उन्हें बस मुझे जल्दी से शादी करवानी थी। वो कुछ पल रुकी। मैं पहले एक बार ब्लाइंड डेट पर गई थी। मुझे वो लड़का काफी अच्छा लगा था, लेकिन उसने कहा कि मैं बहुत हावी रहने वाली लड़की हूं। छोड़ो भी। क्या? उस आदमी को काबिलियत का मतलब ही नहीं पता क्या? बॉस, आप जैसी लड़की को मना करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। नुकसान उसका हुआ है। हान श्याओयान मुस्कुरा दी। उनकी आंखों के किनारे हल्के से मुड़ गए। और तुम? क्या तुम्हारे घर वाले भी तुम पर शादी का दबाव डालते हैं? मुझे कॉलेज छोड़े अभी सिर्फ 1 साल हुआ है। मैं अभी अपनी जवानी के सबसे अच्छे दौर में हूं, ठीक है? और फिर क्या मैं तुम्हें ऐसा बूढ़ा आदमी लगता हूं जो ब्लाइंड डेट के लिए मरा जा रहा हो? उन्होंने सच में अपना सर घुमाकर मेरी तरफ देखा और पूरे 2 सेकंड तक मुझे बहुत गंभीरता से देखती रहीं। उनकी नजर से मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़े आदमी जैसे तो नहीं लगते, ज्यादा से ज्यादा ऐसे कॉलेज स्टूडेंट लगते हो जिसे अभी तक प्यार का मतलब ही नहीं पता। मैं चुप हो गया। तो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। तो फिर बनाना चाहोगे? बॉस, क्या हमारी कंपनी में गर्लफ्रेंड भी असाइन की जाती हैं? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय कार धीरे धीरे सड़क के किनारे रुक गई। हम मेरे बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुके थे। मैं अपना सीट बेल्ट खोलने ही वाला था कि अचानक वो मेरी तरफ झुक आईं। उनके शरीर से आती हल्की सी ताजा खुशबू देवदार की लकड़ी और हल्के सिट्रस की महक जैसी थी। वो खुशबू बहुत हल्की थी, लेकिन उसने एक पल में मेरी सांसें रोक दी। मैं वहीं जड़ हो गया।
हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गईं। हल्की रोशनी में उनकी आंखें हैरान कर देने वाली चमक रही थीं। मैं असल में ये कहना चाहती थी कि ठक ठक ठक। अचानक किसी ने कार की खिड़की पर दस्तक दी। एक जाना पहचाना चेहरा शीशे के बाहर दिखाई दिया। मेरी मां अपने दोनों हाथ पीछे बांधे हुए बिना किसी भाव के कार के अंदर देख रही थीं। हान शाओयान ने धीरे से खिड़की नीचे कर दी। नमस्ते आंटी, उन्होंने मुस्कुराते हुए बहुत शालीनता से कहा। मां ने अपनी आंखें सिकोड़कर पहले उन्हें देखा, फिर मेरी तरफ देखा, जो अभी भी मूर्ति की तरह जड़ बना हुआ था। अच्छा, तो तुम इसे घर छोड़ने आई हो? मां की आवाज पूरी तरह सपाट थी। ऊपर चलो, थोड़ी देर बैठकर जाना। मां की ये बात सुनते ही कार की हल्की रोशनी में हान शाओयान के कान के सिरे हल्के हल्के लाल हो गए। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा कसकर पकड़ने लगीं। वो सीधी होकर बैठ गईं। उनकी आवाज अब भी नरम थी, लेकिन उसमें हल्की सी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। आप बहुत दयालु हैं आंटी, लेकिन आज ऑफिस में मेरा थोड़ा काम बाकी है। अगली बार मैं आराम से आपसे मिलने जरूर आऊंगी। मैंने महसूस किया हान शाओयान का पैर धीरे से एक्सीलेटर पर पड़ा। कार अपनी जगह से नहीं हिली, लेकिन इंजन से एक हल्की सी गूंज निकली, मानो उसने दबी हुई सांस छोड़ी हो। मां 2 सेकंड तक चुप रहीं, फिर बोली, अगली बार आने से पहले मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूंगी। हान शाओयान कुछ पल के लिए रुकी, फिर उन्होंने एकदम संतुलित मुस्कान दी। जरूर, धन्यवाद आंटी। मैं उनकी कार को धीरे धीरे दूर जाते हुए देख रहा था, फिर मैंने लंबी सांस छोड़ दी। घर के अंदर पहुंचते ही मां और पापा सोफे पर बैठे थे। दोनों के चेहरे काफी गंभीर थे। मां ने बिना घुमाए फिराए पूछा, वो लड़की कौन थी? मैंने जूते बदले और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोला, वो मेरी बॉस है। रास्ते में मिल गई थी तो मुझे घर छोड़ दिया। तुम्हारी बॉस? कौन सी बॉस अपने कर्मचारी के इतना करीब आ जाती है कि दोनों की सांसें तक एक दूसरे को महसूस होने लगे? वो ऐसी बात नहीं थी, वो तो बस मेरा सीट बेल्ट खोलने में मदद कर रही थी। वो फंस गया था। सीट बेल्ट खोलने के लिए इतना करीब आना पड़ता है? अरे मां, वो बस एक गलत फहमी थी। मैंने चाहे जितनी सफाई दी, मां मानने को तैयार ही नहीं थी कि मेरे और हान शाओयान के बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता है। उनके दिमाग में बस एक ही बात बैठ चुकी थी, हान शाओयान मेरी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं पापा के पुराने दोस्त की बेटी, जो गोरी, खूबसूरत और बेहद अमीर परिवार की लड़की थी, उससे एक बार मिलने तक से क्यों मना करता? मैं अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूं। आप लोग मुझे बार बार ब्लाइंड डेट पर क्यों भेजना चाहते हैं? अभी से डेटिंग शुरू करो, 2-3 साल में शादी कर लो, बच्चे भी हो जाएंगे। 30 साल तक तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह सेट हो जाएगी। इससे अच्छा समय और क्या होगा? लेकिन मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना। प्यार अपने आप होना चाहिए, उसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। असल में हमें इतनी भी जल्दी नहीं है। मुख्य बात तो ये है कि इतने सालों में हमने रिश्तेदारों की हर शादी ब्याह में जो कैश गिफ्ट दिए हैं, अब उम्मीद है कि तुम्हारी शादी पर वो पैसे वापस मिल जाएंगे। कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, पहले उनके बेटे की शादी में गिफ्ट दिया, फिर उनके पोते के 1 महीने पूरे होने पर भी एक के बाद एक बस समारोह ही समारोह। अब तो हमारे कुछ पुराने दोस्त दुनिया छोड़कर भी जा चुके हैं, उनसे तो वो पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। मैं पूरी तरह चुप रह गया। मेरे पास कुछ कहने को नहीं था। या तो अभी वाली लड़की से सीरियस होकर रिश्ता बना लो और जल्दी शादी कर लो, या फिर अंकल हान की बेटी से ब्लाइंड डेट पर चले जाओ। इतना कहते हुए पापा ने सेंटर टेबल के नीचे से एक छोटा सा नोटबुक निकाला। उन्होंने उसे खोला। उसके हर पन्ने पर किसे कितना गिफ्ट दिया उसका पूरा हिसाब लिखा हुआ था। उस रात मैं बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन मन की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी सच में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। ये बात काफी समय से मुझे परेशान कर रही थी। यहां तक कि मैं ऑफिस में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मैं चुपके से ऑफिस के वॉशरूम में चला गया, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने। बंद टॉयलेट सीट पर बैठकर मैंने एक सिगरेट जला ली। धुआं धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा और मेरे विचार बेकाबू होकर दौड़ने लगे। मैं अभी 20-22 साल का ही था, लेकिन पापा पहले ही 60 साल पार कर चुके थे। ये वो समय होना चाहिए था जब वो अपने पोते पोतियों को प्यार करते, आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी जीते, बच्चों और पोते पोतियों से घिरे रहते। लेकिन मैं अब भी कभी कभी उनसे बहस कर बैठता था, एक नासमझ बच्चे की तरह। अंदर कौन सिगरेट पी रहा है? ये हान शाओयान की आवाज थी। अब तो गया, पूरी तरह गया। कंपनी ज्वाइन करने से पहले हर कर्मचारी को 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती थी। एम्प्लॉय हैंडबुक में साफ लिखा था, कंपनी के किसी भी हिस्से में सिगरेट पीना मना है। हालांकि नियम तो था,
लेकिन काफी लोग चोरी छुपे फिर भी पी लेते थे। मगर सीधे हांश या यौन के हाथों पकड़ा जाना शायद कंपनी के इतिहास में पहली बार हुआ था। मैंने अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल भी नहीं हिला। समय जैसे थम गया, हर सेकंड घंटों जैसा लग रहा था। बाहर आओ, उन्होंने बस ये 2 ठंडे शब्द कहे। मेरा दिल रोने लगा। एक बार पकड़े जाने पर 500 युआन का जुर्माना लगता था, दूसरी बार 1000 युआन। 500 युआन मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो मेरी मेहनत की कमाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं फांसी पर चढ़ने जा रहा हूं। मैंने हिम्मत जुटाई और झटके से दरवाजा खोल दिया। नमस्ते मिस हान, क्या संयोग है, आप यहां मिल गईं। ऐसा नहीं है, इस पूरे फ्लोर पर सिर्फ तुम ही हो जो इस सस्ती सिगरेट से कॉकरोच भगाते हो। मैं वहीं जम गया। उन्हें तो ये तक पता था कि मैं कौन सा ब्रांड पीता हूं। एम्प्लॉय हैंडबुक का आर्टिकल 32, कंपनी के किसी भी जगह सिगरेट पीना मना है। नियम तोड़ने वाले पर 500 युआन का जुर्माना लगेगा। मिस हान, मैं भगवान की कसम खाता हूं, मैं तो बस यहां बैठकर जिंदगी के बारे में सोच रहा था। ये धुएं की बदबू पिछले आदमी की छोड़ी हुई है। अच्छा, यानी बची हुई महक। उन्होंने आखिरी शब्द धीरे धीरे दोहराए। फिर वो अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गई। मैंने घबराकर अपने कदम पीछे खींच लिए। मेरी पीठ धड़ाम से पीछे वाले ठंडे टॉयलेट के दरवाजे से टकराई, लेकिन वो और करीब नहीं आई। वो बस हल्का सा झुक गई और धीरे से एक गहरी सांस ली। हवा की खुशबू नहीं, सीधे मेरे कॉलर की। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। जिंदगी के बारे में सोच रहे थे, इतना ज्यादा सोच रहे थे कि सिगरेट की राख पूरी शर्ट पर गिरा दी। अब सबूत मेरे सामने था। मैंने हार मान ली। ठीक है, मैं जुर्माना भर दूंगा। ये जुर्माना भी तुम्हारे मुझ पर चढ़े बड़े कर्ज में जोड़ दिया जाएगा। 8000 में से 500 घटाकर अब भी तुम पर 7500 युआन बाकी हैं। हाँ मिस हान, वो कोई कर्ज नहीं है, वो तो गलती से आपके अकाउंट में पैसे चले गए थे। मैं आपको अभी के अभी पैसे लौटा देता हूं, इसी वक्त, अभी तुरंत। अच्छा, तो फिर ट्रांसफर करो। धकतही की, मुझे अभी तक सैलरी ही नहीं मिली थी। मेरी जेब पूरी तरह खाली थी। लगता है तुम पैसे लौटा नहीं सकते। तो फिर क्यों ना किसी और तरीके से मेरा पैसा चुकाओ। कौन सा तरीका? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं। अगले महीने मेरी माँ का जन्मदिन है। मुझे कुछ समय के लिए एक नकली बॉयफ्रेंड चाहिए, ताकि घर वालों के सामने दिखावा कर सकूं। बदले में मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ कर दूंगी, और अगर तुमने अच्छा अभिनय किया तो अलग से बोनस भी मिलेगा। मैं उन्हें हैरानी से देखता रह गया। क्या आपका नकली बॉयफ्रेंड बनूं? घर वालों की शादी के दबाव से बचने के लिए तुम दिखने में ठीक ठाक हो, और कभी कभी तुम्हारा दिमाग भी काम कर जाता है। सबसे जरूरी बात, तुम मुझसे काफी डरते हो, इसलिए तुम शायद कभी हमारा राज नहीं खोलोगे। लेकिन मैं ही क्यों? क्योंकि तुम अकेले इंसान हो जिसने मुझे बूढ़ी जान कहा और फिर भी आज तक जिंदा खड़े हो। और उस दिन कार में जब तुमने कहा था कि जिसने मुझे ठुकराया असल नुकसान उसी का हुआ, तब तुम्हारी आंखों में सचमुच ईमानदारी थी। मैं पूरी तरह खामोश रह गया। तो क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस दिन अनजाने में उनका पक्ष लिया था, उन्होंने मुझे चुना? मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। 3 दिन बाद मुझे अपना जवाब देना। और हाँ, सिगरेट वाला जुर्माना फिर भी देना पड़ेगा। वो दोनों अलग अलग बातें हैं। दरवाजा धीरे से बंद हो गया। मैं अकेला उस छोटे स्टोर रूम में खड़ा रह गया, जहां हल्की सी डिसइंफेक्टेंट की महक फैली हुई थी। लेकिन मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। क्या मुझे उनका ऑफर मान लेना चाहिए? जब मैं घर पहुंचा तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। माँ और पापा अब पहले की तरह मुझसे हंसी मजाक नहीं कर रहे थे। उनकी जगह बस एक खामोश नजर थी, जिसमें गहरा दुख छिपा हुआ था। दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, बस सोफे के 2 सिरों पर बैठे रहे और बारी बारी से मुझे देखते रहे। उनकी वो नजरें ऐसी थीं मानो किसी अपने को खोने वाले हों। उनकी निगाहों से मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। मुझ में सूरजमुखी के बीज खाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, गेम खेलने की भी नहीं। यहां तक कि मैं बिना सोचे समझे पैरों की आहट दबाकर चलता था। डर लगता था कहीं ये भारी सा सन्नाटा टूट न जाए। खाने का समय तो और भी मुश्किल होता था। मैं बस सिर झुकाकर खाना खाता रहता। ऊपर देखने की हिम्मत तक नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मुझे महसूस होता था 2 जोड़ी आंखें लगातार मुझे देख रही हैं। 2 दिन जो मुझे 2 साल जैसे लगे। आखिरकार मेरी मानसिक हिम्मत पूरी तरह टूट गई। मैंने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। माँ, पापा, जिस लड़की को आपने उस दिन देखा था वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे इतना कहते ही पापा की अब तक बुझी हुई आंखें अचानक चमक उठीं। उनके चेहरे की झुर्रियां मानो फैल गई। होठों के किनारे धीरे धीरे ऊपर उठ गए। उनका पूरा झुर्रियों भरा चेहरा एक चमकती हुई मुस्कान से भर गया। आज मैं बहुत खुश हूं। सुनो, 2 और सब्जियां बना दो। आज मैं अपने बेटे के साथ शराब पीऊंगा, बस 1 पैग। सच में, सिर्फ आज। मैं बहुत खुश हूं, बस एक छोटा सा गिलास।
पापा की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से सख्त मना किया था, लेकिन आज उन्होंने बहुत संभाल कर एक छोटा सा पैक बनाया, फिर धीरे धीरे एक घूंट लिया, मानो कोई अमृत पी रहे हों। कुछ ही देर बाद उनके गाल लाल हो गए और थोड़ी देर बाद उनकी आंखों के किनारे भी लाल पड़ गए। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी अपने पापा को रोते नहीं देखा था। पापा, ऐसा मत कीजिए, अब मेरी गर्लफ्रेंड भी है, आपको तो खुश होना चाहिए। फिर भी आप? जियांग जी, मेरे बेटे, तुम्हें आगे चलकर बहुत खुश रहना है, अपना अच्छे से ख्याल रखना। मुझे नहीं पता मैं तुम्हें अपना घर बसाते हुए देख पाऊंगा या नहीं, या तुम्हें अपने दम पर सफल होते देख पाऊंगा या नहीं। तुम और तुम्हारी माँ मेरे लिए सबसे कीमती हो। मैं सच में तुम दोनों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं तुरंत माँ की तरफ मुड़ा। मेरी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। माँ, सच बताइए, क्या पापा की मेडिकल रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है? माँ का हाथ जो मेज पोंछ रहा था वहीं रुक गया। वो पूरी तरह जड़ हो गई। काफी देर तक वैसे ही खड़ी रहीं। फिर उन्होंने अचानक दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उनके कंधे धीरे धीरे कांपने लगे। मेरा दिल जोर से नीचे गिर गया, मानो मैं किसी बर्फीले गड्ढे में गिर पड़ा हूं। कुछ नहीं है, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं, बस अब उम्र हो गई है इसलिए ज्यादा सोचने लगे हैं। लेकिन उनकी नजरें मुझसे बच रही थीं। उनकी आंखों के किनारे पूरी तरह लाल थे और उनकी वो कमजोर सी झूठी एक्टिंग मेरी आखिरी उम्मीद पर ठंडे हथौड़े की तरह गिर पड़ी। पूरा कमरा डरावनी खामोशी से भर गया। सिर्फ पापा की दबी हुई सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। और जब माँ रसोई की तरफ मुड़ी तो आंसू की एक बूंद जमीन पर गिरने की हल्की लेकिन साफ आवाज सुनाई दी। मेरा दिल एक पल में बर्फ जैसे ठंडे अंधेरे में डूब गया। मैं अंदर तक सुन्न पड़ गया। अगले दिन मैं अपनी सीट पर चलती फिरती लाश की तरह बैठा था। मेरे आसपास सहकर्मी बातें कर रहे थे। उनकी आवाजें मेरे कानों तक तो पहुंच रही थीं, लेकिन सब कुछ मूक फिल्म जैसा लग रहा था। मैं उनके होठ हिलते हुए देख सकता था, लेकिन एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। उनकी परछाइयां मेरी आंखों के आगे डोल रही थीं, एक दूसरे में घुल मिल जा रही थीं, कभी पास कभी दूर। इतनी धुंधली की पहचानना भी मुश्किल था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं समुद्र में भटकती एक अकेली नाव हूं। मेरी तरफ विशाल लहरें तेजी से बढ़ती चली आ रही थीं। उन अनंत लहरों के सामने मैं एक चींटी से भी ज्यादा छोटा था, पूरी तरह बेबस। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरा गला कसकर पकड़ लिया हो। मेरी सांस लेना मुश्किल हो गया। फिर मेरी आंखों के आगे सब कुछ काला पड़ गया और मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। सबसे पहले ऊंची छत दिखाई दी। मैं उठकर बैठने की कोशिश करने लगा, लेकिन किसी चीज ने मेरा हाथ थाम रखा था। मैंने बगल में देखा, वहां हान श्याओ यान थी। वो बिस्तर के पास ही सो रही थी और दोनों हाथों से मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। मैंने धीरे से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, थोड़ी सी ताकत भी लगाई, लेकिन मेरा हाथ जरा भी नहीं हिला। उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं छुड़ा नहीं सकता था, लेकिन इतनी भी नहीं कि मुझे दर्द हो। आखिरकार मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। उसी समय उनकी आंख खुल गई। उनकी नरम आवाज मेरे कानों में पड़ी। तुम्हें भूख लगी है? मैं दलिया गर्म कर देती हूं। दलिया पहले से ही बन चुका है। मुझे डर था कि तुम जागोगे तो तुम्हें भूख लगी होगी। बस 2 मिनट। मैंने अभी मुंह ही खोला था कि मेरे गले में तेज जलन और सूखापन महसूस हुआ। मेरी आवाज ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने सैंड पेपर से मेरा गला रगड़ दिया हो। हान श्याओयान मेरे पास आई और एक गिलास गुनगुना पानी दिया, जिसमें पहले से ही एक स्ट्रॉ लगी हुई थी। मैं कुछ पल चुप रह गया और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव की वजह से थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने कहा कि परसों से लेकर अब तक तुमने लगभग कुछ भी नहीं खाया। मैं उन्हें खाली नजरों से देखता रह गया। धीरे धीरे मेरी यादें लहरों की तरह वापस आने लगीं। ऑफिस, सहकर्मियों के धुंधले चेहरे, घुटन जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हारी मां ने मुझे सब बता दिया। मेरा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। वो मुड़ी और अपने बैग से एक दस्तावेजों वाला लिफाफा निकाला। इसमें लॉन्गचेंग हॉस्पिटल के एक स्पेशलिस्ट की कॉन्टैक्ट डिटेल हैं और तुम्हारे पापा की मेडिकल रिपोर्ट का प्रारंभिक मूल्यांकन भी। वो पहले मेरे दादाजी के मुख्य डॉक्टर हुआ करते थे।
इस समय वो शहर से बाहर हैं, लेकिन रिमोट कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं झटके से बैठ गया। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। मेरे कांपते हुए हाथों ने वो लिफाफा खोल दिया। क्यों? कल तुम ऑफिस में बेहोश हो गए थे। मैंने तुम्हारी मां को फोन किया, तभी मुझे तुम्हारे पापा के बारे में पता चला। मैंने अपना सिर झुका लिया। मेरी उंगलियां उन कागजों को और कसकर पकड़ने लगीं। उनसे हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। जियांग जी, कंपनी की तरफ से तुम्हें पेड लीव दी जा रही है। उसकी कोई समय सीमा नहीं होगी जब तक तुम्हारे पापा की हालत स्थिर नहीं हो जाती। मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैंने दांत भींच लिए ताकि मेरे आंसू बाहर ना निकल आएं। और जहां तक उन 8,000 युआन का सवाल है, उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी एडवांस सैलरी समझ लो। जब एक छोटी सी नाव तूफान का सामना नहीं कर पाती, तो वो किनारे आकर सहारा ले सकती है। कम से कम तुम मुझे एक सुरक्षित बंदरगाह समझ सकते हो। मैं बिस्तर पर बैठा रहा, हाथों में मेडिकल रिपोर्ट कसकर पकड़े हुए। फिर अचानक मैंने अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपा लिया। खिड़की के बाहर शहर की लाइटें एक एक करके जलने लगीं। आधी रात को मैं अचानक एक उलझे हुए सपने से जाग गया। ड्राइंग रूम में रोशनी जल रही थी। हान शियाओयान फर्श से छत तक बनी बड़ी खिड़की के सामने कारपेट पर बैठी थीं। उनके लैपटॉप की स्क्रीन ठंडी रोशनी फैला रही थी। उनके बगल में कई सारे डॉक्यूमेंट बिखरे पड़े थे। वो धीरे धीरे अपनी बाहों के बीच वाले हिस्से को दबा रही थीं। शायद उन्हें मेरे आने का एहसास हो गया था। कोई बुरा सपना आया? क्या मैं तुम्हारी नींद तोड़ बैठी? वैसे भी मैं देर तक काम करने वाली थी। इधर आओ। न जाने कैसी अदृश्य शक्ति थी जो मुझे उनकी तरफ खींच ले गई। मैं भी उनके पास कारपेट पर बैठ गया। हमारे सामने पूरा शहर रात की रोशनी में चमक रहा था। आसमान के तारे और शहर की लाइटें मिलकर एक शांत बहती हुई रोशनी की नदी जैसी लग रही थीं। जिस साल मेरे दादाजी को लिवर कैंसर के आखिरी स्टेज का पता चला था, तब मैं 26 साल की थी। उस समय मुझे लगा था शायद आसमान टूटने की आवाज यही होती है। बाद में उनका निधन हो गया। तब जाकर मुझे समझ आया, जब विशाल लहरें तुम्हारी तरफ बढ़ रही हों, तो अगर तुम्हें बहते हुए लकड़ी का एक टुकड़ा भी मिल जाए जिसे पकड़कर तुम बच सको, तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं होती। आधी खुली खिड़की से रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उनके बालों की लटें उड़कर मेरे हाथ को छू रही थीं। उनके शरीर से सफेद सी हल्की सी खुशबू आ रही थी। सुबह तले हुए अंडे की खुशबू से मेरी नींद खुली। मैं किचन में गया। वहां हान शियाओयान एप्रन पहने खड़ी थीं। वो थोड़ी अनाड़ी सी लग रही थीं। टोस्ट पर पीनट बटर लगा रही थीं। सुबह की धूप उनकी पलकों पर हल्की सुनहरी चमक बिखेर रही थी। उनके चेहरे की साइड प्रोफाइल आज असामान्य रूप से नरम लग रही थी। फ्रिज में बस यही था। उन्होंने मेरे हाथ में एक प्लेट थमा दी। तला हुआ अंडा किनारों से थोड़ा जल गया था। फिलहाल इसी से काम चला लो। मैंने एक निवाला खाया। उसमें चीनी कुछ ज्यादा थी और पीनट बटर भी बराबर नहीं लगा था। फिर भी वो मेरी जिंदगी का सबसे स्वादिष्ट नाश्ता था। मैंने देखा उनकी उंगलियों पर थोड़ा जैम लगा हुआ था। मैंने बिना सोचे एक टिश्यू निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। बुधवार दोपहर कंसल्टेशन तय हो गया है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले कुछ दिन यहीं मेरे घर पर रहो। तुम्हारी देखभाल करना आसान रहेगा। मिस हान, असल में मैं जियांग जी, किसी की मदद स्वीकार करना कमजोरी नहीं होती। मैंने उनकी आंखों में देखा। उनमें सुबह 8 बजे की धूप जैसी हल्की गर्माहट थी और कुछ ऐसा भी जिससे मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। 3 दिन बाद हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर के आखिरी छोर की दीवार से टिककर खड़ा था। मेरे फोन की स्क्रीन जली हुई थी। सबसे ऊपर हान शियाओयान की चैट खुली हुई थी। उनका आखिरी मैसेज आधे घंटे पहले आया था। मैं सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। आवाज से जलने वाली लाइटें एक एक करके जलने लगीं। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां नीचे उतरता गया, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं किसी गर्म और उजली जगह की तरफ भाग रहा हूं। उनकी कार की हैजर्ड लाइट्स लगातार चमक रही थीं, मानो अंधेरे समुद्र में वो इकलौता लाइट हाउस हो। जैसे ही मैंने कार का दरवाजा खोला, अंदर की गर्म हवा उनकी खुशबू के साथ सीधे मेरी तरफ चली आई। स्पेशलिस्ट ने कहा है, तुम्हारे पापा की हालत उतनी खराब नहीं है जितना हम सोच रहे थे। मैंने फौरन उनकी तरफ देखा। उन्होंने अब भी अपनी नजर सामने ही रखी हुई थी, लेकिन उनके होठों के किनारे हल्के से ऊपर उठ गए। नई ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स रेट काफी अच्छा है। मैंने कुछ एहसान इस्तेमाल किए ताकि
उन्हें पहले ही ट्रीटमेंट बैच में जगह मिल सके। मेरी आंखों से बिना किसी चेतावनी के आंसू बहने लगे। मैंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसी समय मुझे उनकी हल्की सी सांस सुनाई दी। उन्होंने धीरे से टिश्यू का एक डिब्बा मेरी गोद में रख दिया। उनकी आवाज बहुत नर्म थी। जियांगची, इस बार तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। मैंने बहुत धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही हमारी उंगलियां एक दूसरे को छुईं, उन्होंने धीरे से अपना हाथ पलटा और अपनी उंगलियां मेरी उंगलियों में फंसा दी। कार शांत सड़कों पर धीरे धीरे चलती रही। आखिरकार वो नदी किनारे बने एक व्यू पॉइंट पर जाकर रुकी। हम दोनों वहां खड़े होकर दूर तक देखने लगे। इतनी रात हो चुकी थी, पूरी जगह सुनसान थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की सुनहरी रोशनी नदी के पानी पर बिखर रही थी। उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली। मिस हान, उस गहरी खामोशी में मेरी आवाज बहुत धीमी सुनाई थी। मुझे शाओ यान कहो। कम से कम यहां तो। नदी से आती ठंडी हवा उनके गालों के पास की बालों की लटों को उड़ा रही थी। मैंने देखा, आज उन्होंने बहुत हल्की लिपस्टिक लगाई थी। उसका रंग हल्का रोजवुड था। आपने मेरी इतनी मदद क्यों की? ये सवाल मैं कई दिनों से अपने दिल में दबाए बैठा था। क्या सिर्फ उस गलत जगह भेजे गए मैसेज की वजह से? उन्होंने हल्का सा मुस्कुराकर हंसी। उनकी हंसी धीरे धीरे रात की खामोशी में घुल गई। जिस दिन तुम इंटरव्यू देने आए थे, उसी दिन से मैं तुम्हें नोटिस कर रही थी। तुमने ऐसा सूट पहना था जो तुम्हें ठीक से फिट भी नहीं हो रहा था। तुम्हारा रिज्यूमे भी पूरा मुड़ा तुड़ा था। लेकिन जब तुम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हारी आंखें चमक उठी थीं। मैं वहीं जम गया। वो बात 1 साल से भी पुरानी थी। बाद में मैंने देखा, जब भी तुम देर तक काम करते थे तो चुपके से टेडी बियर बिस्किट्स खाते थे। जब कोई तुम्हें डांटता था तो तुम सीढ़ियों वाले हिस्से में जाकर 3 गहरी सांसें लेते थे। जब भी कोई आवारा बिल्ली दिखती, तुम उसके लिए कैन वाला खाना खरीदते थे। जियांगची, तुम्हें पढ़ना बहुत आसान है। उनकी इतनी सीधी साधी बात सुनकर मेरे कान लाल हो गए। तो क्या आपको मुझ पर तरस आता है? मुझे तुमसे जलन होती है। मुझे जलन होती है कि तुम अब भी अपने पापा के लिए खुलकर टूट सकते हो। मुझे जलन होती है कि जब तुम्हारी माँ फोन करती हैं तो तुम उनके सामने बच्चे बन जाते हो। मुझे तो इस बात से भी जलन होती है कि तुम कंपनी के ग्रुप में बिना डरे फनी मीम्स भेज देते हो। वो कुछ पल के लिए रुक गईं, मानो शब्द चुन रही हो। मेरी दुनिया बहुत ज्यादा सही तरीके से चलती है, इतनी सही कि यहां आंसू बहाने के लिए भी पहले समय तय करना पड़ता है। वो मैसेज जो तुमने गलती से मुझे भेज दिया था, पिछले 6 महीनों में वही सबसे जिंदा एहसास था जो मुझे मिला। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो मेरी तरफ मुड़ गईं। उनकी सफेद चाय जैसी खुशबू वाली सांस मेरे होठों के किनारे से टकराई। फिर उनके होंठ धीरे से मेरे गाल पर आ टिके। वो बहुत हल्का और बेहद कोमल एक चुंबन था। अगर चाहो तो मुझे दूर धकेल सकते हो। उनकी आवाज मेरे बिल्कुल करीब थी। उसमें एक अनजाना तनाव छिपा हुआ था। लेकिन मेरा हाथ अपने आप उठ गया और धीरे से उनके खुले बालों को छू लिया। उनकी पलकें हल्की सी कांप उठीं और उनकी आंखों के नीचे छोटी छोटी परछाइयां बन गईं। हान शाओयान, क्या आप अपने पद का फायदा उठा रही हैं? वो एक पल के लिए रुक गईं, फिर धीरे से हंस पड़ी। उन्होंने अपना माथा मेरे कंधे पर टिका दिया। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे ऐसा करने दोगे। जब तक हम उनके घर पहुंचे, तब तक क्षितिज हल्का नीला सा होने लगा था। दरवाजे पर उन्होंने मुझे रोक लिया। गेस्ट रूम या मास्टर बेडरूम? उनका सवाल इतना अचानक था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। फैसला तुम्हारा है। उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। लेकिन मेरी सलाह होगी। उन्होंने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोल दिया, फिर मुड़कर मेरी तरफ देखा। सुबह की रोशनी उनके पीछे एक गर्म आभा बना रही थी। यहां से तुम सूर्योदय देख सकते हो। मैं उनके पीछे पीछे कमरे के अंदर चला गया। फर्श से छत तक बनी बड़ी कांच की खिड़कियों के बाहर पूरा शहर धीरे धीरे जाग रहा था। सूरज की पहली किरणें नदी की सतह पर टूटकर बिखर रही थीं। उन्होंने धीरे से पीछे से मुझे बाहों में भर लिया। जियांगची, पूरी रात न सोने की वजह से उनकी आवाज भर्रा गई थी। तुम्हें अभी मुझे कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है।
मैं उनकी तरफ मुड़ा। सुबह की रोशनी में मेरी नजर सीधे उनके होठों पर जाकर ठहर गई। इस बार मैं जरा भी नहीं हिचकिचाया, न कोई झिझक, न कोई डर। मैं धीरे से उनके करीब गया और उन्हें हल्के से चुंबन ले लिया। जब सूरज पूरी तरह नदी के ऊपर निकल आया, हम दोनों फर्श से छत तक बनी उस बड़ी कांच की खिड़की के सामने बैठे थे। बुधवार को मैं तुम्हारे साथ राजधानी चलूंगी। मैंने पहले ही रिमोट वर्क की पूरी व्यवस्था कर ली है। और कंपनी का क्या? उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें चमक रही थीं। कंपनी में फैसले मैं लेती हूं और अब तुम्हारे मामले में भी फैसला मैं लूंगी। आखिरकार मेरे पापा की सर्जरी का दिन आ गया। 10 घंटे तक इंतजार करने के बाद मेरी मां आखिरकार थककर मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गईं। हान शाओयान धीरे से मेरे पास आईं और मेरे हाथ में गर्म सोया मिल्क का एक कप थमा दिया। कुछ देर बाद मेरे पापा को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया। एनेस्थीसिया का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने हल्का सा आंखें खोलीं। उनकी नजर पहले मेरी मां के आंसुओं से सूझे हुए चेहरे पर गई, फिर मुझ पर और हानशिया यान पर आकर रुक गई। उन्होंने धीरे से पलक झपकाई। उनके होठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान उभर आई। मॉनिटर की लगातार बीप बीप के बीच हानशिया यान झुक गई और धीरे से उनके कान में बोली, अंकल, वो नई माओताई वाली बोतल अब भी आपका इंतजार कर रही है। मेरे पापा की तर्जनी उंगली हल्के से हिली। ये हमारे बीच बहुत पहले तय किया हुआ इशारा था, जिसका मतलब था पक्का। जिस दिन उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली, हल्की बारिश हो रही थी। हानशिया यान चाता पकड़े हुए थी और मैं अपने पापा को सहारा देकर चला रहा था। शियायान, इन कुछ हफ्तों में तुमने बहुत तकलीफ उठाई। ये तो मेरा फर्ज था। मेरे पापा ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से एक पुरानी लाल कपड़े की छोटी सी पोटली निकाली और उसे हानशिया यान की हथेली में रख दिया। ये जियांगची की दादी अपने पोते की पत्नी के लिए छोड़कर गई थी। उसके अंदर पुराने जमाने की सोने की एक अंगूठी थी, जिस पर बना डिजाइन अब लगभग मिट सा गया था। हानशिया यान ने उस पोटली को बहुत कसकर पकड़ लिया। बारिश की बूंदें छाते से फिसलकर नीचे गिर रही थीं और उनकी आंखों की हल्की सी लालिमा में घुलती जा रही थीं। अंकल, ये। मैं आगे बढ़ा और बारिश में उनका ठंडा हाथ पकड़ लिया। मेरे पापा का मतलब है, क्या तुम इसे स्वीकार करोगी? उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से बहुत देर तक मुझे देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया और वो अंगूठी अपनी रिंग फिंगर में पहना ली। वो बिल्कुल परफेक्ट फिट थी। आखिरकार हानशिया यान की मां का जन्मदिन आ गया और अब मैं उनका कॉन्ट्रैक्ट वाला बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। मैं वहां उनका असली बॉयफ्रेंड बनकर गया था। मैं उनके घर के बाहर खड़ा था। वो एक बड़ा सा विला था। तभी मैंने देखा, फूलों वाला एप्रन पहने एक महिला सब्जियों की क्यारी के पास बैठकर बैंगन तोड़ रही थी। मां। हानशिया यान की आवाज आज कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही थी। महिला ने अपना सिर उठाया। उनके चेहरे की बनावट हानशिया यान से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन उनके चेहरे पर बेहद अपनापन था। जियांग। उन्होंने अपने हाथों की मिट्टी झाड़ी और सीधे मेरी तरफ चली आईं। उन्होंने इतनी सहजता से मेरा हाथ पकड़ लिया, मानो हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हों। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? घबरा रहे हो क्या? वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने एक अमीर परिवार की सख्त महिला की कल्पना की थी। नमस्ते आंटी। बस मुझे आंटी ही कहो। चलो जल्दी अंदर आओ। तुम्हारे अंकल किचन में हैं। वो खुद स्वीट एंड सार रिब्स बना रहे हैं। और हाँ, मेरी माओताई कहाँ है? जैसे ही मैं विला के लिविंग रूम में पहुंचा, मैं वहीं रुक गया। कमरे के बीचों बीच वाली दीवार पर एक पुरानी काले सफेद रंग की तस्वीर टंगी हुई थी, जिसका रंग समय के साथ पीला पड़ गया था। उस तस्वीर में पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने 2 जवान लड़के एक टैंक के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। दोनों खुलकर मुस्कुरा रहे थे। बाईं तरफ वाला घनी भौं और चमकती आंखों वाला युवक और कोई नहीं, मेरे पापा थे। उनकी जवानी के दिनों की तस्वीर। जियांगची। पीछे से एक भारी आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत मुड़कर देखा। दरवाजे पर हानशिया यान के पापा हान जियांगुओ खड़े थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे। उनके छोटे कटे हुए बालों में हल्की हल्की सफेदी आ चुकी थी, लेकिन वो अब भी चीड़ के पेड़ की तरह सीधे खड़े थे। नमस्ते अंकल, मुझे आंटी हान कहो। तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसे हाईशान जवानी में दिखता था। आपा, तुम्हारे पापा अब ठीक हो रहे हैं ना? मुझे पता था वो बीमार है, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हालत इतनी गंभीर है। इस यान ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। तभी मुझे पता चला
कि हमारे पापा एक समय पर साथ में सेना में थे। वो दोनों पुराने साथी थे और जिस शानदार ब्लाइंड डेट की पापा बार बार तारीफ कर रहे थे वो असल में हान शियायान ही थी। जिस दिन मेरी माँ ने कार के बाहर हान शियायान को देखा था उसी दिन उन्होंने हालात के हिसाब से थोड़ी सी एक्टिंग कर दी थी। मैंने उलझन भरी नजर से हान शियायान की तरफ देखा। उन्होंने हल्का सा भौं उठाया। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। आखिर कला की प्रेरणा जिंदगी से ही तो आती है। जान, चलो खाना तैयार है। डाइनिंग टेबल घर के बने खानों से पूरी भर चुकी थी। तुम शराब पीते हो? थोड़ी बहुत। बहुत बढ़िया। ये 1998 की है। मैंने इसे 20 साल से भी ज्यादा समय तक संभाल कर रखा है, बस आज के दिन के लिए। 3 पैक के बाद अंकल हान पूरी तरह खुल गए। हमारी यान बचपन से ही बहुत जिद्दी रही है। अरे और खाओ। जब ये मिडिल स्कूल में थी एक लड़के ने इसे परेशान किया था तो ये स्टूल उठाकर 3 गलियों तक इसके पीछे भागी थी। जब इसने अपनी कंपनी शुरू की तो मैंने कई बार रात को इसे अपने कमरे में रोते हुए सुना है, लेकिन अगले ही दिन सूजी हुई आंखों के साथ ये फिर से क्लाइंट से मिलने चली जाती थी। जियांग, हमारी यान ऊपर से भले ही बहुत मजबूत लगे लेकिन जिससे प्यार करती है उसकी बहुत परवाह करती है। मुझे पता है अंकल, ये पहली बार है जब वो किसी को घर लेकर आई है। इतने सालों में उसने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ सहा है। शियायान को इतना अच्छा इंसान बनाकर पालने के लिए आपका धन्यवाद। ये लड़का सचमुच दिल से बोल रहा है। खाना खत्म होने के बाद अंकल हान मुझे पकड़कर चीनी शतरंज खेलने बैठ गए। लगातार 3 गेम हारने के बाद वो बड़बड़ाने लगे। आजकल के लड़कों में बड़ों की जरा भी इज्जत नहीं है। उधर किचन में हान शियायान अपनी मां के साथ बर्तन धो रही थीं। कांच के दरवाजे के पार से मैंने देखा उनकी मां उनके कान के पास जाकर कुछ फुसफुसाईं। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखें मुस्कुराते हुए अर्धचंद्र की तरह मुड़ गईं। उस रात काफी देर हो चुकी थी। मैंने उनके लिए घर के बाहर वाली लाइट जला छोड़ी थी। जब वो वापस आईं तो अपने साथ रात की ठंडी हवा भी ले आईं। अंदर आते ही उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे नाइट सूट के कॉलर के अंदर घुसा दिए। फिर शरारती मुस्कान के साथ बोलीं, कितने बच्चे हो तुम। मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें गर्म करने लगा। जियांगची, बाहर बर्फ गिर रही है। खिड़की के बाहर धीरे धीरे बर्फ गिर रही थी। जिस रास्ते से हम यहां तक पहुंचे थे वो पूरा रास्ता सफेद बर्फ से ढक चुका था। अगर उस दिन मैंने वो कमल वाला प्रोफाइल फोटो ना लगाया होता तो भी मैं तुम्हारे पास पहुंचने का कोई और रास्ता ढूंढ लेती। चांद मुझे तुम तक पहुंचने का रास्ता दिखा देता, हवा मुझे तुम्हारे पास ले आती और मेरा दिल खुद ही मेरा राज बता देता। मैंने उनकी तरफ देखा। हमारा मिलना शायद पहले से ही तय था, बस हमारी कहानी की शुरुआत सबसे अनोखे तरीके से हुई। वो मुस्कुराईं और उनकी आंखों से एक आंसू निकलकर मेरी हथेली पर गिरा। वो गर्म भी था और मीठा भी, बिल्कुल पहली बर्फ के पिघलने जैसा। जियांगची, अगर अगला जन्म हुआ तो इस बार तुम्हें ढूंढने सबसे पहले मैं आऊंगी। अगले जन्म का इंतजार करने की जरूरत ही क्या है। इस जन्म में ही हमने अभी एक दूसरे से पूरा प्यार कहाँ किया है।